नमस्कार। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। दृष्टिपटल अथवा रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। दृष्टिपटल रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। वास्तविक बनता है। दृष्टिपटल अथवा रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई देता है। लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है, सीधा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। जब सूर्योदय होता है, सूर्य उदय जब होता है उसके कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। या किसके कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका मेन कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल में जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है? लाल रंग प्रयुक्त होता है। ट्रैफिक सिग्नल में कौन सा रंग? लाल रंग प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होता है। कारण क्या है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। सॉरी, लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है कम होता है। यह है कम होता है। ठीक है, और इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। एक बार फिर से देखते हैं कि जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। इसी कारण से ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला दिखाई देना, इसका कारण क्या है? आकाश का नीला दिखाई देना, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो नीला प्रकाश होता है, नीला प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। नीला प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसीलिए आकाश जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला तथ्य है, -40 डिग्री पर क्या होता है? -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापक्रम समान होता है। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों तापक्रम समान होते हैं। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापक्रम जो होते हैं ये समान होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर, जो ठंडे देश होते हैं वहाँ पर पारा के स्थान पर किसको वरीयता दी जाती है? अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। अल्कोहल को
तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। कारण क्या है? कारण ये है कि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। कारण ये है कि जो अल्कोहल का द्रवांक होता है, द्रवांक निम्नतर होता है, निम्नतर होता है। कारण यही है कि अल्कोहल का द्रवांक जो होता है निम्नतर होता है। एक बार फिर से देखते हैं कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ठीक है। कारण क्या है? कारण ये है कि अल्कोहल का द्रवांक जो होता है, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है किगाली समझौता। किगाली समझौता में क्या क्या होगा? किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संशोधन है। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संशोधन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो एक संशोधन है वही किगाली समझौता है। ठीक है। इसके अनुसार क्या हुआ है? इसके अनुसार ये हुआ है कि 2045 तक HFC के निर्माण और उपयोग में लगभग 80 से 85% की कमी आने की उम्मीद है। 2045 तक HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के निर्माण और अथवा उपयोग में 80 से 85% की कमी की उम्मीद है। ठीक है। 80 से 85% की कमी की उम्मीद है। ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं। किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संशोधन है। किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संशोधन है। ठीक है। इसके अनुसार 2045 तक HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के निर्माण और उपयोग में लगभग 80 से 85% की कमी आने की उम्मीद है। यही है किगाली समझौता। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल को वर्ष 1997 में जापान में अपनाया गया। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल को वर्ष 1997 में जापान में अपनाया गया। कहाँ अपनाया गया? जापान में अपनाया गया। ठीक है। और 2002 में भारत ने पुष्टि की तथा 2002 में भारत ने पुष्टि की। जापान में अपनाया गया, 2002 में भारत ने पुष्टि की। तत्पश्चात क्या हुआ? इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें जो हैं, ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को कम करना। ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को कम करना, यही क्योटो प्रोटोकॉल का मेन लक्ष्य है। ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल को वर्ष 1997 में जापान के द्वारा अपनाया गया। ठीक है। सन 2002 में भारत के द्वारा इसकी पुष्टि की गई तथा क्योटो प्रोटोकॉल का जो लक्ष्य है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को कम करना ही क्योटो प्रोटोकॉल का मेन लक्ष्य है। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं वान कन्वेंशन क्या है? इसके तहत क्या क्या हुआ था? वान कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। वान कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से स्थलीय, जलीय और एवियन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है। वान कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसको क्यों स्थापित किया गया है? विशेष रूप से स्थलीय, जलीय तथा एवियन प्रवासी स्थलीय, जलीय तथा एवियन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण और
प्रबंधन, संरक्षण और प्रबंधन के लिए इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं कि वान कन्वेंशन, वान कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, इसको इसको स्थलीय, जलीय तथा एवियन प्रवासी के एवियन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए इसको स्थापित किया गया है। किसको स्थापित किया गया है? वान कन्वेंशन को। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या क्या हुआ है? स्टॉकहोम कन्वेंशन में यह जो है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को सतत जैविक उत्पाद से बचाने के लिए। स्टॉक कन्वेंशन के अंतर्गत क्या क्या हुआ था? स्टॉक कन्वेंशन के अंतर्गत मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को, स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को सतत जैविक उत्पादन से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि के तहत एक समझौता है। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को सतत जैविक उत्पाद से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। एक प्रकार का स्टॉकहोम एक वैश्विक संधि है जिसके तहत ये कहा गया है कि हम लोगों को मिलकर के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना है। इस प्रकार की एक संधि की गई है। ठीक है, इसी को स्टॉकहोम कन्वेंशन कहा गया है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के कहाँ से परावर्तित होती हैं? पृथ्वी के आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। यह मंडल, आयन मंडल जो होते हैं, यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। ये आयन मंडल जो है 80 से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों के बारे में देखते हैं कि ध्वनि तरंगे निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे निर्वात में या शून्य में गति नहीं कर सकती। ठीक है, ध्वनि तरंगे निर्वात में या शून्य में गति नहीं कर सकती। ठीक है, यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों के संचरण न होने की वजह से वहाँ दो व्यक्ति अपनी बातों को नहीं सुन सकते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा पर क्या होता है? चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों के संचरण न होने की वजह से वहाँ पर दो व्यक्ति हैं, वो आपस में एक दूसरे की बात जो है नहीं सुन सकते। ठीक है, चंद्रमा पर यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों के संचरण न होने की वजह से चंद्रमा पर दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते। एक बार फिर से देखते हैं कि ध्वनि तरंगे निर्वात अथवा शून्य में गति नहीं कर सकती हैं। ठीक है, यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों के संचरण न होने की वजह से वहाँ पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते हैं, आपस में एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते हैं। अगला तथ्य है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है आयन मंडल। अगला तथ्य है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। डायनमो जो होता है, डायनमो क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत
ऊर्जा में परावर्तित करता है। ठीक है, डायनमो का क्या कार्य है? डायनमो का क्या कार्य है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है। परावर्तित करता है। ठीक है, यहाँ परावर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।